तो आज हम बात करेंगे बायजूस की। ये कहानी है हाल के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे शानदार कॉर्पोरेट तबाहियों में से एक की। साल 2022। कंपनी की वैल्यूएशन थी $22 बिलियन। जी हाँ, 22 बिलियन। ये दुनिया की सबसे कीमती एडटेक कंपनी बन चुकी थी। एक तरह से इसने दुनिया के सामने भारत का झंडा गाड़ दिया था। और फिर ठीक 30 महीने बाद सब कुछ खत्म। दिवालियापन, चारों तरफ अफरा तफरी और वैल्यूएशन जीरो, शून्य। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एजुकेशन स्टार्टअप रातों रात गायब कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसी पहेली को परत दर परत सुलझाएंगे। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे कहानी के केंद्र में है इसके फाउंडर बायजू रविंद्रन और उनकी शुरुआत काफी हटके थी। देखिए, कंपनी की पूरी बुनियाद ही करिश्मे पर टिकी थी। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके माँ बाप दोनों टीचर हैं, वो देश के सबसे मुश्किल एमबीए एग्जाम में एक नहीं दो बार 100% स्कोर करता है और फिर एडमिशन लेने से साफ मना कर देता है। और तो और वो स्टेडियम भर भर के, मतलब 20-20 हजार बच्चों को एक साथ मैथ्स के हैक सिखा रहा था। कमाल की कहानी है ना? और देखते ही देखते वो स्टेडियम में पढ़ाने वाला टीचर एक टेक एंटरप्रेन्योर बन गया। और यहीं से शुरू हुआ विस्फोटक ग्रोथ का दौर। एक ऐसा दौर जिसमें अरबों डॉलर्स की फंडिंग ने मानो आग में घी का काम किया। कंपनी का हर एक फैसला सिर्फ एक ही फलसफे पर टिका था, ब्लिट्जस्केलिंग। अब ये क्या चीज है? सीधा सा मतलब है रफ्तार, रफ्तार और बस रफ्तार। हर चीज से पहले रफ्तार को रखो, चाहे मुनाफा हो या ना हो, कंपनी टिके या ना टिके, बस मार्केट पर कब्जा कर लो किसी भी कीमत पर। और जानते हैं इन्वेस्टर्स को किस एक चीज ने पागल कर दिया था? ये आंकड़ा कि स्टूडेंट्स हर रोज एवरेज 71 मिनट इस ऐप पर बिता रहे थे। 71 मिनट, मतलब इन्होंने एजुकेशन को सोशल मीडिया जितना एडिक्टिव बना दिया था। और पैसा लगाने वालों के लिए तो ये सोने की खान थी। फिर तो पैसों की बारिश होने लगी। मार्क ज़करबर्ग तक ने इसमें पैसा लगा दिया। और जब इतने बड़े नाम जुड़ जाएं तो कंपनी की वैल्यू तो आसमान छुएगी ही। देखते ही देखते कुछ ही सालों में कंपनी $1 बिलियन की यूनिकॉर्न से सीधे $10 बिलियन की डेकाकॉर्न बन गई। अब इस ग्रोथ की भूख को और बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या किया? उन्होंने दूसरी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया और इस पर खर्च किए $2.5 बिलियन। मकसद बिल्कुल साफ था, ग्रोथ खरीदो, रेवेन्यू खरीदो, कीमत की परवाह मत करो। लेकिन ये जो शॉपिंग हुई उसके नतीजे मिले जुले रहे। व्हाइट हैट जूनियर का अधिग्रहण तो एक पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ आकाश इंस्टीट्यूट एक फायदे का सौदा निकला, उनका क्राउन जूल जो बाद में कंपनी के लिए बहुत जरूरी भी बना। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। खुद फाउंडर ने माना कि उनका सबसे अच्छा फैसला था आकाश को खरीदना, एक स्टेबल ऑफलाइन बिजनेस जो कंपनी को स्थिरता दे सकता था। और सबसे बुरा फैसला वो था $1.2 बिलियन का एक अमेरिकी लोन, एक ऐसा कर्ज जो आगे चलकर कंपनी के गले का फंदा बन गया। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो काफी अंधेरा है, वो हिस्सा जो बायजूस की ग्रोथ का असली इंजन था, उसकी बेहद आक्रामक, बल्कि कहे तो एक शिकारी सेल्स कल्चर। ये एक खोजी रिपोर्ट की सीधी लाइन है और ये उनकी सेल्स की पूरी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में बता देती है। सेल्स टीम को ट्रेनिंग ही इस बात की दी जाती थी कि माँ बाप के मन में अपने बच्चे के भविष्य को लेकर जो डर है, जो चिंता है, बस उसी का फायदा उठाओ। और उनका तरीका बहुत ही क्रूर लेकिन असरदार था। देखिए कैसे काम करता था ये। पहले वो बच्चे का एक टेस्ट लेते और माँ बाप को यकीन दिलाते कि उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत पीछे है। फिर उसी डर का इस्तेमाल करके उन पर जबरदस्त प्रेशर बनाया जाता था और आखिर में उन्हें महंगे थर्ड पार्टी लोन्स में फंसा दिया जाता था। अक्सर तो उन्हें पूरी बात पता भी नहीं होती थी। एक बार फंस गए तो निकलना लगभग नामुमकिन था और परिवारों के क्रेडिट स्कोर बर्बाद हो जाते थे। और फिर ये सब बातें बाहर आने लगीं। आखिरकार सरकार की भी नजर पड़ी दिसंबर 2022 में, जब भारत के बाल अधिकार आयोग ने सीधा सीईओ को ही बुला लिया। तो ये मामला एक पब्लिक स्कैंडल बन गया। आरोप था कि कंपनी परिवारों को धमका और शर्मिंदा कर रही थी। और यहाँ से शुरू होता है अंत का आरंभ। अब कहानी फोकस करती है पैसों के घपलों और गवर्नेंस की नाकामियों पर।
और ये जो पतन था ये बहुत बहुत तेजी से हुआ। पहले तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स 18 महीने लेट आए और जब आए तो पता चला कि $575 मिलियन का घाटा है। फिर कंपनी के ऑडिटर डिलॉयट, दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म्स में से एक, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि हम इनके खातों का ऑडिट ही नहीं कर सकते। और फिर तो लाइन लग गई। चार्ल्स ज़करबर्ग इनिशिएटिव, सिकोया, प्रोसेस, एक-एक करके सारे बड़े इन्वेस्टर्स के डायरेक्टर्स ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। मतलब कंपनी की लीडरशिप पर किसी को जरा सा भी भरोसा नहीं बचा था। और इस सब के बीच अमेरिका की अदालतों में जो कर्ज देने वाले थे वो बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, $500 बिलियन कहाँ गया? और इसका जो जवाब सामने आया वो किसी मजाक से कम नहीं था। पता चला कि $533 मिलियन एक ऐसे हेज फंड में ट्रांसफर किए गए थे जिसका ऑफिशियल बिजनेस एड्रेस मियामी का एक पैनकेक रेस्टोरेंट था। जी हाँ, एक आईहॉप रेस्टोरेंट। इसके बाद तो बस एक के बाद एक आखिरी कीले ठुकती गई। भारत के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने पैसे ना चुकाने पर कंपनी को दिवालिया घोषित करने की अर्जी डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी भी तरह की मदद से इनकार कर दिया। अमेजन ने पेमेंट न मिलने पर अपने सर्वर बंद कर दिए और ऐप बंद पड़ गया। और अंत में हालत ये हो गई कि फाउंडर को अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए अपने परिवार के घर तक गिरवी रखने पड़े। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि इस पूरी तबाही के पीछे असल वजह क्या थी। क्या सबक मिलता है इस कहानी से? तो अगर हम देखें तो 3 बड़ी गलतियों ने इस विशाल कंपनी को जमीन पर ला दिया। पहली गलती, लंबे समय के लिए किए गए सौदों को शॉर्ट टर्म और बहुत ज्यादा रिस्की कर्जों से पैसा देना। ये टिक टिक करता टाइम बॉम्ब था। दूसरी, गवर्नेंस का पूरी तरह से फेल होना, मतलब फाउंडर का पूरा कंट्रोल और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, वो शिकारी सेल्स मॉडल जिसने अपने कस्टमर्स का ही भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया। बायजूस की ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब सारा पैसा, सारी फंडिंग, सारी हाइप खत्म हो जाती है, तब किसी कंपनी की असली कीमत क्या बचती है?